5-6 होगा कि नहीं? ठीक। Good afternoon, class. Today we will discuss AC circuits, diode AC circuits. So diode based AC circuits are called rectifier. The popular diode based AC circuits are rectifier. सो लास्ट टर्म पे जब भी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है वो डायोड बेस्ड डीसी सर्किट्स को स्टडी किया हुआ है। अब डायोड बेस्ड एसी सर्किट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और डायोड बेस्ड एसी सर्किट्स में जो भी आएगा वो जो सप्लाई पावर सप्लाई लग रही थी वो डीसी लग रही थी। अब यहां पर जो भी पावर सप्लाई लगेगी वो एसी लगेगी। तो एसी पावर सप्लाई में क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। एसी पावर सप्लाई मींस अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ पावर सप्लाई। अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ पावर सप्लाई मींस the power supply will oscillate in positive half cycle and negative half cycle both. Means this will be positive and this will be negative. This will be positive and this will be negative. This will be positive and again this will be negative. Okay, so positive और negative power half में oscillate करता रहता है. This is V input. Okay, and this is time. सो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी अगर सिग्नल होता है या जो भी वोल्टेज होता है वो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो और वैसा ही फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में, वैसा ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वैसा फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में। दिस काइंड ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एसी सिग्नल और ऑसिलेटिंग सिग्नल्स। ओके, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो इसमें कई चीजें होती हैं। सबसे पहले जब भी आप इसमें कई चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आप बना रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आप इसे बना रहे हो तो एक होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करेगा, ठीक। फिर दूसरा होता है क्रेस्ट वैल्यू। क्रेस्ट वैल्यू मतलब जो मिनिमम वैल्यू स्टोर अचीव करेगा। जैसे प्लस ए इज मैक्सिमम वैल्यू हियर, माइनस ए इज हियर मिनिमम वैल्यू, ठीक। दिस पर्टिकुलर टाइम इज टाइम पीरियड। दिस पर्टिकुलर टाइम कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, ठीक। ये टाइम पीरियड है, ठीक। टाइम पीरियड मतलब कोई भी एक जो भी साइकिल है वो कितने टाइम बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है, ठीक। तो दिस विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड मींस दैट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर which any signal will repeat itself, so it will be called fundamental time period. Okay, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोसाइन सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप या तो ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल्स आर आइदर कोसाइन सिग्नल और साइन सिग्नल। ओके, व्हाट इज ए? ए इज मैक्सिमम वैल्यू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। दिस पर्टिकुलर कॉस के बाद या फिर साइन के बाद जो कुछ भी आता है that is called phase or argument. This particular omega naught t will be called phase or argument. So this will be called phase. Okay, this omega naught, this particular value omega naught is called angular frequency. This is called angular frequency. Angular frequency. Okay, this particular value omega naught is called angular frequency. ओके, फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी और यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। मतलब फेज चेंज होगा 2 पाई रेडियन अगर कैपिटल टी सेकेंड्स में, देन ओमेगा नॉट विल बी 2 पाई बाई टी और 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। This may be also called 2 pi f naught or t naught. This particular f naught is frequency. ये f naught क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब t अगर टाइम पीरियड है तो इक्वल्स टू होता है 1/f, ठीक है।
और एफ की यूनिट क्या होती है? एफ होता है फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट किस में कहते हैं? हर्ट्ज में। व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितनी बार कोई भी साइकिल रिपीट होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, how many times a cycle repeats itself in one particular second is called frequency. Omega naught is called angular frequency. Angular frequency. Angular frequency. Okay, 2 pi radian. टी नॉट सेकेंड में अगर चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ एंगल और चेंज ऑफ फेज पर सेकेंड, change of phase per second is angular frequency and is represented as omega naught. ओके, अब सपोज कर लिया हमने कि सर इस पर्टिकुलर केस में ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर केस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा नॉट 1 रेडियन पर सेकेंड हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 पाई बाई कैपिटल टी कितना हो गया? दिस इज इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम पीरियड विल बी 2 पाई सेकेंड्स, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई सेकेंड्स, और वी में कंक्लूड कि फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 pi hertz. Frequency will be 1 upon 2 pi hertz. Omega naught will be 1 radian per second. Okay, time period will be 2 pi. So 2 pi means पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया हाफ साइकिल। हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है? पाई सेकेंड्स। ओके, और दूसरे हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लग रहा है? पाई सेकंड। सो पाई एंड पाई मिलाकर के कुल कितना हो जाएगा? 2 पाई सेकंड्स। ओके, ये हो जाएगा 2 पाई सेकंड। सो टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, सॉरी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई इक्वल्स टू 1 कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। अच्छा, तो ये हो गया साइनोसॉइडल सिग्नल। अब ये साइन वाला सिग्नल और कोसाइन वाला सिग्नल कैसे कैसे बनता है इसको देखते जाइए। साइन वाला जो सिग्नल बनता है, जो साइन, अगर मैं ए साइन टी बना रहा हूं, अगर मुझसे कहा कि साहब ये वोल्टेज है और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या है? ए साइन टी है, तो इसमें अब जरा मुझे बताते जाइए कुछ कुछ आप। ए साइन टी, तो इसके केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वी मैक्स, या फिर आप कहेंगे वी पीक कितना हो सकता है सर? वी पीक, तो इसकी पर्टिकुलर की पीक वैल्यू कब हो सकती है? साइन की मैक्स, साइन के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट हो, इसकी पीक वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 हो सकती है, मतलब ए इंटू 1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए वोल्ट हो सकती है। ठीक है, ओके। अब फिर बात आती है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? आपका जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ इज इक्वल्स टू कितना है? तो एफ इज इक्वल्स टू बताइए आपका क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब आप ओमेगा नॉट जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी जो जनरल सिग्नल लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? ए साइन ओमेगा नॉट टी के टर्म्स में लिखा जाता है। तो आपको जब इससे आप कंपेयर करते हैं तो आप कहते हैं सर ओमेगा नॉट की वैल्यू तो हमें पता है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 1, और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी होता है, या फिर 2 पाई एफ होता है, क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ होता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू को पता करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सो यू मे से दैट एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। Okay, this will be okay. A is, what is A? A is maximum value of peak value. ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसको हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होगा।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए ये आपका टाइम टी है, ठीक है। अब देखिए, अगर पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर आप टी की वैल्यू को, ठीक है, अगर आप क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ए इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप टी की वैल्यू को, जो टाइम है उसे अगर आप कितना कर रहे हैं, पाई बाई टू कर रहे हैं, तो साइन पाई बाई टू बताइए क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू कहां अचीव करेगी, पाई बाई टू पर ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, ठीक है ना। फिर पाई पर बताइए क्या होगा, पाई पर ये हो जाएगा, पाई पर जो है ये हो जाएगा, फिर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, पहले मैक्सिमम को अचीव करेगा, ठीक है, और फिर ये पाई को अचीव करेगा। फिर उसके बाद साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू बताइए क्या होती है, साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू होती है माइनस वन, तो फिर ये निगेटिव में जाएगा ऐसे ही। और फिर साइन टू पाई पर बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टू पाई पर ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी टू पाई, दिस विल बी थ्री पाई बाई टू, ओके। तो ये हो जाएगी आपका प्लस ए यहां पर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल अटेन माइनस ए, ओके। तो ये आपका हो गया वी टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी का ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि ऐसा है सर, आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाइए, ठीक है, आपके घर पर जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो घर पर जो सिग्नल आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, घर पर जो सिग्नल आता है सर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है साहब, 50 हर्ट्ज। और सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 250 वोल्ट, 220 से 200 से लेकर 250 के बीच में होती है। हमने कहा साहब ये 250 वोल्ट होती है, और मैंने कहा ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। कैसा सिग्नल है, साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल सिग्नल अगर है तो आप जरा इसका इक्वेशन बना दीजिए, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज बताइए जरा क्या होगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, वी टी, वी टी इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। यहां पर कुछ चीजें हैं आपके पास, जैसे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू जरा बताइए कितनी है, ए इज इक्वल्स टू है आपके पास 250, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू बताइए क्या होती है, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 2 पाई एफ नॉट, ठीक है ना। 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू बताइए क्या होता है, 2 पाई एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 50, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 250, ओके, साइन 100 पाई वोल्ट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज विच इज कमिंग एट योर होम, ओके। सर ये तो साइन का सिग्नल हुआ, अब जरा कोसाइन का सिग्नल बता दीजिए। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी के, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है सर 1/50, 1/50 मतलब कितने सेकेंड्स हुआ, 1/50 मतलब वो 20 मिली सेकेंड्स। मतलब यहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है आपके घरों में, जो लाइट जो एसी में प्लस और माइनस के बीच में ऑसिलेट करती है, वो 10 मिली सेकंड के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहती है और 10 मिली सेकंड के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में रहती है। तो इतनी हाई, इतना कम टाइम में ये चीजें होती हैं कि आपके आईज के लिए वो रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है कि आपकी आईज उस पर्टिकुलर जो भी तेजी से जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको कैप्चर कर पाए, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं कि सर कोसाइन सिग्नल में क्या होता है। तो सर जो वीटी का अगर कोसाइन सिग्नल हम लोग बना रहे हैं तो वीटी इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, विल बी ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है ना, ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक। इस तरीके का अगर मान लीजिए सिग्नल है तो बताइए क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। ए यहाँ पर बताइए हो जाएगी पीक वैल्यू, ए विल बी पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा नॉट की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी में, सो दिस विल बी ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमने कहा कि सर ओमेगा नॉट होता होगा कुछ, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं,
आप ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट ले सकते हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए। एफ नॉट की वैल्यू को सर मैंने कहा सर 1/2 पाई ले लीजिए, तो मैंने इसको 1 रेडियन पर सेकंड ले लिया। ओमेगा नॉट की वैल्यू को मैंने 1 रेडियन पर सेकंड ले लिया, ठीक है ना। तो अब बताइए जरा वीटी क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वीटी? वीटी विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी, ओके, ए कॉस ऑफ टी। तो ए कॉस ऑफ टी का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो कॉस वाले फार्मूले पे आइए, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो कॉस, अब ये इसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा। चूंकि आपको पता है कि आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या सेट कर रखी है, आप ओमेगा नॉट की वैल्यू को 1 सेट कर रखे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाई टी नॉट होता है। सर ये नॉट नॉट क्यों लगा रहे हैं, अभी तो इससे पहले आप नॉट नहीं लगा रहे थे। नॉट मतलब, नॉट आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। नॉट मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि ये वो मिनिमम टाइम जिसके बाद चीजें रिपीट कर रही हैं, ठीक है। तो वो इसलिए यहां पर फंडामेंटल के नाते हम नॉट लगा रहे हैं इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो सर वो मिनिमम टाइम का क्या मतलब है, तो यहां पर आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई सेकेंड्स। देखिए अब यहां पर जो अभी बताते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, अगर यहां पर टी नॉट की वैल्यू 2 पाई सेकेंड्स है, तो इसे मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई 2 पाई सेकेंड यहां पर आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका पाई बाई 2 है, ये आपका क्या है, ये पाई है, ये आपका क्या है 3 पाई बाई 2 है, ये क्या है, ये आपका 2 पाई है, ठीक है। तो साइन जीरो पे वैल्यू बताइए क्या है, साइन जीरो पे जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। फिर साइन पाई बाई सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। कॉस पाई बाई 2 पे बताइए वैल्यू होगी, कॉस पाई बाई 2 पे वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। फिर कॉस पाई पे वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई पे वैल्यू होती है -1, ठीक है। फिर cos 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है क्या 0, और फिर cos 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई पे वैल्यू फिर से हो जाती है आपकी क्या 1, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से ग्राफ आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो मैं कहूं कि वो टाइम जिसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो, तो आप कहोगे सर 2 पाई सेकंड बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2 पाई सेकंड्स के बाद ये अपने ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड मैंने कहा 2 पाई सेकंड है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर ये ग्राफ 4 पाई सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो बात भी सही है। कोई कहे ग्राफ 6 पाई सेकंड बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब 2 पाई के चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, या फिर जितने से भी मल्टीप्लाई करें, तो वो ग्राफ का टाइम पीरियड सही ही है, लेकिन वो फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं है। फंडामेंटल टाइम पीरियड मतलब वो मिनिमम टाइम जिसके बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वो मिनिमम टाइम क्या है, वो मिनिमम टाइम 2 पाई है, जिसके बाद की ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओके, सो फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। अब ये कोसाइन का ग्राफ हो गया। कोसाइन का ग्राफ की वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो पीक से स्टार्ट होता है, फिर वो 0 पे जाता है, फिर वो क्रेस्ट पे जाता है, ठीक। वहीं साइन का ग्राफ देखिए 0 से स्टार्ट होता है, फिर वो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है, फिर उसका नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी a एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -a। Okay, so this was a very brief introduction about oscillating signal, because we will use this such kind of signal। जैसे मैंने वोल्टेज के टर्म्स में दिखाया, ऐसे ही आप बस IT लिख दीजिए, तो IT के बाद ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर सर्किट? व्हाट इज अ रेक्टिफायर सर्किट? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस that will convert an oscillating two directional alternating current into single directional current. So what does it mean? What do you mean by single directional current? What do you mean by single directional current? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर देखिए आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक, जो भी सॉरी जो ऑसिलेटिंग सिग्नल में जो कुछ भी आ रहा था, ठीक, वो कहां पर आ रहा था, वो दोनों के दोनों हाफ साइकिल्स में प्रेजेंट था। चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लीजिए या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल ले लीजिए, मतलब आपका एसी सिग्नल में जो भी प्रेजेंट था, जो भी चीजें प्रेजेंट थी एसी सिग्नल में, वो दोनों के दोनों ही हाफ साइकिल में प्रेजेंट थी। पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट थी, नेगेटिव वाले में प्रेजेंट थी, पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट थी, नेगेटिव वाले में से प्रेजेंट थी। रेक्टिफायर के बाद आपको पल्सेटिंग डीसी मिलती है, या फिर
सिंगल डायरेक्शनल डीसी मिलती है, तो जो रेक्टिफायर के बाद हमें मिलता है वो लगभग लगभग पल्सेटिंग डीसी या फिर सिंगल डायरेक्शनल डीसी या सिंगल डायरेक्शनल एसी इस तरीके की मिलती है। मतलब जो भी होगा ऑसिलेशन वो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में ना होकर के एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा। ठीक है, मतलब ये लगभग लगभग डीसी हो गया है, बस हल्का हल्का इसमें क्या है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग लगाते हैं फिल्टर सर्किट और उसके बाद उसको भी रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक, so rectifier is a device which will convert two directional alternating current into single directional current, DC current or pulsating DC. Pulsating DC means the oscillation will be only in one direction. Okay, so based upon how the signals are being converted into pulsating DC, we can categorize rectifier as half wave rectifier and full wave rectifier. We can categorize rectifier as half wave rectifier and full wave rectifier. तो half wave rectifier में क्या होता है? half wave rectifier कौन सा सर्किट कहलाएगा? अगर आपने एसी इस तरीके से इनपुट दिया हुआ है, दिस इज पल्सेटिंग एसी, ठीक है ना, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल आधी वेव ही प्रेजेंट रहेगी। मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल का अगर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, वो गायब कर दिया जाएगा। फिर पॉजिटिव ही प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव गायब कर दिएगा, पॉजिटिव ही प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव गायब कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। तो क्या सर पॉजिटिव ही नहीं? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव भी आप चाहिए तो जैसे पॉजिटिव आपका गायब हो गया, नेगेटिव भी प्रेजेंट रहा, पॉजिटिव गायब हो गया, नेगेटिव भी प्रेजेंट रहा, पॉजिटिव गायब हो गया, नेगेटिव भी प्रेजेंट रहा। सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बट क्या कर रहा है ये? केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, मतलब आधी वेव को क्लिप कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। ठीक, एंड व्हाट विल बी इन फुल वेव रेक्टिफायर? तो फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों के दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं और एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर ये इनपुट सिग्नल इस तरीके का ऑसिलेटिंग सिग्नल है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पॉजिटिव की तरफ रहेगा ही, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ रहेगा, फिर ये पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ रहेगा, फिर नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ रहेगा और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ रहेगा। तो इस तरीके का जब रेक्टिफिकेशन होता है तो दिस विल बी कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होता है, क्या क्या जरूरतें होती हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होता है और उसमें क्या क्या जरूरतें होती हैं। ठीक, तो कोई भी डायोड आप ले लीजिए, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए कनेक्टेड है और आप यहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, यू हैव कनेक्टेड अ लोड रेजिस्टेंस हियर। ठीक, so this will be RL and this will be diode D, this will be input voltage, input AC voltage, input AC voltage, and you will take here output AC voltage, आउटपुट वोल्टेज, जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डेफिनेशन तो आपको बता दिया कि ओनली हाफ वेव विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल साइडेड एंड अदर हाफ वेव whether it is positive or maybe negative will be rejected. Okay, completely rejected. Okay, तो हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, सर्किट डायग्राम तो ये हो गया कि सर्किट डायग्राम में साहब आपका एक डायोड लगेगा और एक लोड रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है ना, और एक जगह आपका एसी सिग्नल लगेगा, दूसरी जगह आप आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, हाउ मेनी डायोड्स विल बी रिक्वायर्ड? डायोड विल बी ओनली वन डायोड विल बी रिक्वायर्ड। हाउ मेनी लोड रेजिस्टेंसेस विल बी रिक्वायर्ड? ओनली वन, so one load resistance is required. ठीक है ना, is the transformer is necessary? ट्रांसफार्मर एकदम नीडेड ही क्या है? नहीं नहीं, ट्रांसफार्मर की ऐसा नहीं है, जरूरी रहेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, वी कैन वर्क विदाउट ट्रांसफार्मर आल्सो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या करता है, ट्रांसफार्मर यूज किया रहता है। ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया रहता है उसको बताते हैं। इस तरीके का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया रहता है, दिस इज कोर एंड दिस इज क्वाइल। ठीक है, तो कोर और क्वाइल इस तरीके से होता है। तो ट्रांसफार्मर होता कैसा है एक्चुअल में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, जैसे फ्रेम होता है, इस तरीके से फ्रेम होता है, जैसे कि बॉबिन केस आप लोगों ने देखा होगा। बॉबिन केस मींस
जो कपड़ा सिलाई में यूज किया जाता है, अगर आप उसको देखे हो तो बॉबिन केस उस तरीके का होता है, ठीक है ना, इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, क्वाइल ऐसे वायर ऐसे इसके ऊपर लपेटे रहते हैं, ठीक, ऐसे ही फिर इसके ऊपर भी वायर लपेटे रहते हैं और ऐसे ही इसके ऊपर भी वायर लपेटे रहते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब इसमें आप एसी करंट फ्लो कराते हो तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस होता है और वो फ्लक्स जाके इससे लिंक होता है और वो फ्लक्स जाके इससे भी लिंक होता है, ठीक है। तो अब जब फ्लक्स लिंकेज के लिए आप जैसे यहाँ पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पर जितना ज्यादा आप टर्न्स यूज करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज बाहर की तरफ निकलेगा। मींस वोल्टेज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं जहां पर हमें वोल्टेज को इंप्रूव करना होता है या वोल्टेज को और ज्यादा करना होता है। तो इस केस में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में, तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ जो टर्न्स होती है जो एनपी मान लीजिए, और सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनएस है, ठीक है ना। तो यहां पर एनपी की वैल्यू ज्यादा होती है एनएस से। अगर एनपी की वैल्यू ज्यादा है एनएस से तो क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह से काम करेगा। मतलब यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 100 है और इसमें 10 है, और ये 100 के नाते अगर 10 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, ये 100 के नाते अगर 10 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस 10 के नाते कितना वोल्ट इंड्यूस होगा? 1 वोल्ट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर कर दिए कि साहब ऐसा है सर, ये 100:10 का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 100:10 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट एसी 220 वोल्ट अगर एसी यहां पर देंगे तो ये स्टेप डाउन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 22 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जैसे कि आपका जो मोबाइल फोन होता है उसमें जो चार्जर होता है, ठीक है, चार्जर जो आपका मोबाइल फोन जो चार्ज होता है वो डीसी वोल्टेज से चार्ज होता है, वो एसी वोल्टेज से चार्ज नहीं होता है। या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो चार्जर होता है वो क्या करता है, दैट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। क्योंकि आप प्लग इन जो करते हैं चार्जर वो किसमें करते हैं? वो 220 वोल्ट में करते हैं। लेकिन आपका मोबाइल जो चार्ज होता है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है वो किससे चार्ज होता है? वो डीसी से चार्ज होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट डीसी से चार्ज होता है। आप जब भी जो भी बैटरी देखेंगे उस पर रेटिंग लिखी रहेगी 9 वोल्ट 15 वोल्ट, उससे ज्यादा का डीसी वोल्ट नहीं यूज किया जाता है, ठीक। 15 वोल्ट बहुत ज्यादा डीसी हो गया, ठीक। तो इस तरीके से वो 15 वोल्ट तक की डीसी में कन्वर्ट करता है, 9 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका चार्जर बहुत अच्छा चार्जर होता है उसमें क्या होता है कि एम्पियर रेटिंग उसकी ज्यादा होती है। एम्पियर रेटिंग ज्यादा होने से वो क्या होता है, ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो कराता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसके नाते चार्जिंग ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब आप चाहिए तो कहीं कहीं जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर जब भी आपको बताएगा तो कहीं कहीं हाफ वेव रेक्टिफायर आपको उसके साथ क्या करेगा, कहेगा सर ऐसा है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहां पर क्या है, कोर लगा हुआ है, और कोर के साथ यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में आप नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाओगे, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक। मतलब ये है अगर 220 वोल्ट को अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो सर यहाँ पर 200 टर्न कर लीजिए और यहाँ पर 10 टर्न कर लीजिए, तो आपको अपने आप यहाँ पर कितना वोल्ट मिल जाएगा? लगभग 11 वोल्ट मिल जाएगा। तो 11 वोल्ट को फिर आप प्रोसेस करके 10 वोल्ट डीसी या फिर 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का लगभग रेशियो रहता है, ठीक। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप बना भी सकते हैं, ये फैसिलिटीज यहाँ पर कॉलेज में अवेलेबल भी हैं, आप ट्रांसफार्मर मेकिंग फैसिलिटी भी है, ठीक। तो बहुत ही आराम से एन और इस तरीके की शेप आते हैं, एक ई शेप आता है और एल शेप आता है, आई शेप आता है। तो इस तरीके से ई शेप और आई शेप की प्लेट्स को आप ऐसे लगा देते हैं और प्लेट्स को लगाने के बाद उसके बाद ऊपर आप वायर वाउंड कर देते हैं, ठीक। तो जब वायर वाउंड कर देते हैं प्लेट्स लगा करके उसको एक ऑयल में डिप कर देते हैं, तो उस तरीके से फिर आप जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी वाइंडिंग में देना चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आप सेकेंडरी वाइंडिंग में देना चाहिए, आप उसे दे सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर लिखेगा जाएगा 20:1। अब ये 20:1 केवल ऐसा नहीं होगा कि सेकेंडरी में कि आप एक ही वाइंडिंग करोगे, एक ही वाइंडिंग करोगे तो कुछ वोल्टेज नहीं लिंक कर पाएगा। इसका मतलब ये है सेकेंडरी में आप उस तरीके से मल्टीपल रेशियो रखते हो, कम से कम 50 वाइंडिंग 60 वाइंडिंग तो रखते ही रखते हो, ठीक। ताकि वो वोल्टेज तो कम से कम लिंकअप कर पाए। एक वायर रहेगा तो वो वोल्टेज 1 वोल्ट का तो कतई लिंक नहीं कर सकता, ये भी आप भी जानते हो। मतलब रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक। अब इसके बाद यहां पर क्या कनेक्टेड होगा, एक डायोड कनेक्टेड होगा। डायोड कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक। और यहां पर क्या होता है, आपका लोड रेजिस्टेंस होता है। लोड रेजिस्टेंस यहां पर क्या होता है, आरएल, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस माइनस। तो मतलब प्लस माइनस मतलब यहाँ पर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे, नेगेटिव, खैर पल्सेटिंग एसी में
प्लस माइनस तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो दूसरा तो फिर वो नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये डायोड है। डायोड में भी सिलिकॉन में भी जर्मेनियम में भी आइडियल, डिपेंडिंग अपॉन whatever kind of analysis you want to do। ओके तो इस तरीके से ये हो गया आपका हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर का कंप्लीट सर्किट। इसमें आप दिखा सकते हैं कि एक होता है ट्रांसफार्मर, फिर होता है क्या डायोड, और उसके बाद आता है आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से मान लीजिए सर्किट है। ठीक है, अब इसके बाद एसी डायोड के एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो सर डायोड का मुझे इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए होता है। तो जब भी एसी एनालिसिस होती है ना, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग मान लीजिए आइडियल डायोड के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया लेट डायोड इज आइडियल। ठीक है ना, हम लोगों ने मान लिया कि डायोड इज आइडियल, डायोड इज आइडियल। ठीक है ना, डायोड आइडियल है। ठीक है, डायोड डी इज आइडियल। हम लोग एसी के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं, एसी के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले कि हम लोगों ने एसी के एनालिसिस के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले आप एक साइकिल के लिए एनालिसिस करते हो, मतलब पहले आप पॉजिटिव साइकिल के लिए एनालिसिस करोगे और फिर आप एनालिसिस किसके लिए करोगे, नेगेटिव साइकिल के लिए एनालिसिस करोगे। जैसे कि आपको डीसी के एनालिसिस के समय आपको बताया था, वैसे यहां पर भी कुछ स्टेप्स आप फॉलो करोगे। मतलब पहली बार आप एनालिसिस करोगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप एनालिसिस करोगे, और दूसरी बार जो एनालिसिस करोगे वो किसके लिए करोगे, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एनालिसिस करोगे। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक बार एनालिसिस करोगे और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एनालिसिस करोगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप ये प्रिडिक्ट करोगे कि डायोड की बायसिंग क्या रही होगी, डायोड की बायसिंग क्या रही होगी। ठीक है ना, व्हाट वाज डायोड बायसिंग, डायोड की बायसिंग क्या रही होगी। ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में रहा होगा या रिवर्स बायस में रहा होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज आप इनपुट वोल्टेज टर्मिनल पे लगाओगे, और निगेटिव वाले वोल्टेज में निगेटिव वोल्टेज इनपुट टर्मिनल पे लगाओगे, और आप देखोगे, एज्यूम करोगे कि डायोड की बायसिंग क्या रही होगी। ठीक है ना, जब आप डायोड की बायसिंग को प्रेडिक्ट कर लेंगे, व्हेन यू विल प्रेडिक्ट डायोड बायसिंग, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद ठीक आप क्या करोगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। इक्विवेलेंट सर्किट उस पर्टिकुलर डायोड के हिसाब से, मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में आप डायोड को रिप्लेस करोगे किसमें, शॉर्ट सर्किट से, और अगर आपका रिवर्स बायस होगा तो आप उसे किससे रिप्लेस करोगे, यू विल रिप्लेस इट विद द ओपन सर्किट। और फिर इक्विवेलेंट सर्किट के बाद जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा या फिर आउटपुट करंट होगा या जो कुछ भी आपको चाहिए होगा, जो कुछ भी चाहिए होगा, लोड करंट, आउटपुट वोल्टेज, वो सब का सब आप मेजर कर लोगे और उस मेजरमेंट के हिसाब से आप एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस इस पर्टिकुलर सर्किट में हम लोग करेंगे, लेट पहला हो गया लेट पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बताइए क्या होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बताइए क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको पता है कि ये जो कुछ भी आपका स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, स्टेप डाउन वाला जो कुछ भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए डायोड प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ये आरएल है, ये डायोड है। ठीक, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए क्या होगा, आप अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल लगा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज ही आएगा और निगेटिव वोल्टेज ही आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब आप कह सकते हो कि सर ये डायोड का ये वाला साइकिल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस पर्टिकुलर साइकिल, मतलब डायोड हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा वो निगेटिव आएगा। मतलब अगर हम डायोड को अगर बनाए तो डायोड का ये जो पी वाला टर्मिनल है उस पर कैसा वोल्टेज आएगा, उस पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, और डायोड के एन वाले टर्मिनल पे कैसा वोल्टेज आएगा, निगेटिव वोल्टेज आएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अगर डायोड पे पॉजिटिव हाफ साइकिल का वोल्टेज लगा तो यहाँ पर डायोड किस में होगा, डायोड ये होगा फॉरवर्ड बायस में। ये हमारा प्रेडिक्शन है कि डायोड विल बी डेफिनेटली इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब ये है कि ये आपका, चाहिए तो आप इसको बनाइए, चाहे तो मत बनाइए, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए, अगर हमने मान लिया 1:1 है, अगर ये पूरा का पूरा 1:1 है, तो जो भी वोल्टेज आएगा यहाँ पर प्लस माइनस, जो कुछ भी यहाँ पर प्लस माइनस अगर यहाँ पर आ रहा है, V इनपुट आ रहा है, और अगर ये 1:1 है, अगर ये 1:1 है तो यहाँ पर V इनपुट आ जाएगा। अगर 1 समथिंग है तो उसके हिसाब से डिवाइड होके आ जाएगा। मान लीजिए 1:10 है, या फिर 10:1 है, या 100:1 है, तो यहाँ पर V इनपुट बाई 10 आ जाएगा, V इनपुट बाई 10 आ जाएगा, या उस हिसाब से सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा V इनपुट। ठीक है, डायोड किससे रिप्लेस होगा, आपका डायोड रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से। डायोड यहाँ पर आपका रिप्लेस हो गया किससे, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है ना, और आपका ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस बताइए किससे रिप्लेस होगा, RL से। ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस ये रिप्लेस होगा RL से। ठीक है, ये RL हो गया लोड रेजिस्टेंस, और ये किससे रिप्लेस हो गया, दिस इज रिप्लेस्ड बाई शॉर्ट सर्किट। ओके, तो अब अगर आप इसमें लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस जो भी वी इनपुट वोल्टेज था वो पूरा का पूरा प्लस से माइनस वी इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में वी आउटपुट या वी लोड जैसा कि इनपुट वोल्टेज होता है वैसा ही हो जाता है। ठीक, मतलब जैसा यहाँ पर वी इनपुट आया वैसा यहाँ पर वी इनपुट आया, वैसा यहाँ पर वी इनपुट आएगा, बिकॉज ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। Similarly, for negative half cycle, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बताइए क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आप यहाँ पर, ये आपका हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और ऐसे ही आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक, ये आपका डायोड हो गया। ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL। ये आपका प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका डायोड D है। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इसको लेकिन चूंकि निगेटिव वोल्टेज लगेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में जो भी वोल्टेज लगेगा वो कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा, या फिर निगेटिव वोल्टेज लगेगा। निगेटिव वोल्टेज मतलब यहाँ पे प्लस से माइनस पे जो भी वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब ये है कि यहाँ पर P वाले पर कैसा वोल्टेज आएगा, P वाले पर निगेटिव वोल्टेज आएगा, और N वाले पर कैसा वोल्टेज आएगा, N वाले पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि जो भी वोल्टेज लग रहा है वो निगेटिव हाफ साइकिल में लग रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में सारे के सारे वोल्टेज निगेटिव ही होंगे। तो इसका मतलब आपका डायोड किससे रिप्लेस होगा, डायोड होगा आपका रिवर्स बायस में, डायोड ना कि फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड यहाँ पर किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस में होगा तो ये डायोड किससे रिप्लेस होगा, डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट से डायोड को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया, ये होगा क्वाइल, ये हो गया कोर, फिर ये होगा सेकेंडरी क्वाइल। चूंकि आइडियल मानना है इसलिए 1:1 मानेंगे। ठीक है, रेशियो, यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, प्लस माइनस V आउटपुट या फिर VL। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस V इनपुट। ठीक है ना, प्लस माइनस V इनपुट। ठीक है, यहाँ बताइए क्या है, यहाँ पर कोई करंट होगी, करंट क्या इंटर करेगी यहाँ से, नहीं, करंट नहीं इंटर करेगी। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन हो गया ना, तो कोई भी करंट इंटर नहीं करेगी। सर्किट ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये वोल्टेज यहाँ के आगे कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही होगी। जब करंट नहीं फ्लो कर रही होगी तो V आउटपुट या फिर VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट वोल्टेज है जैसा कि इनपुट वोल्टेज है वैसा ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वोल्टेज बनाता हूं, यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये इनपुट वोल्टेज है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप कहेंगे डायोड क्या है भैया, फॉरवर्ड बायस है।
ठीक है ना, डायोड फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डायोड फॉरवर्ड बायस होने के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, इसके नाते शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसके नाते जो भी ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज पर जो भी फॉरवर्ड बायस में जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसा कि इनपुट वोल्टेज है वैसा ही मिल जाएगा, ठीक, एज इट इज। वहीं यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में बताइए क्या है, डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आउटपुट यहाँ पर 0 मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला साइकिल आएगा, अगले साइकिल में देखिए क्या होगा, अगला साइकिल इस तरीके से है, दिस इज नेक्स्ट साइकिल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये नील हो जाएगा, ठीक है ना, एज सो एंड सो ऑन, इस तरीके से ये क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। डायोड रिवर्स बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब आपको जो डायोड का सर्किट चाहिए था, ठीक है ना, उस यहाँ पर वो काम ये डायोड वाला को सर्किट वो कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपका हो गया डायोड का ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट और उसका वेवफॉर्म और उसकी वर्किंग, ये तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब फिर उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कंपैरिजन होता है, उसको बाद में करेंगे। अब पहले धीरे धीरे हम लोग आगे के पहले तीनों के तीनों पहले वो देख लेते हैं और फिर हम लोग सारे के सारे वैल्यूज के एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं और रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे एनालिसिस हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग को करना है, सबसे पहली जो एनालिसिस करनी है ये करनी है कि फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर टैब्ड, सेंटर टैब्ड, ये सेंटर टैब जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है ब्रिज। देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, नंबर वन इज सेंटर टैप एंड अनदर वन इज ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। नंबर वन इज सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड अनदर वन इज ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक। तो इसको इसके अगर हम लोग सर्किट को देखें, ये देखिए सेंटर टैप रेक्टिफायर, ये देखिए एसी वोल्टेज यहाँ पर है, सेंटर टैपिंग देखिए यहाँ पर क्या है, ये टैब्ड है, ठीक है, ये सेंटर वाला यहाँ पर टैब्ड है, ठीक। मतलब एक ही सेंटर टैप रेक्टिफायर में देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में बीच में यहाँ टैपिंग रहेगी, ठीक। और ये आपका क्या रहेगा, दिस वन विल बी लोड रेजिस्टेंस आर एल, ठीक। और ये आपका डायोड हो गया D1, ठीक। और ये आपका डायोड हो गया D2, ठीक। और ये हो गया, ठीक। और ये आपका हो गया प्लस माइनस बी इनपुट, ठीक है, दिस वन इज डायोड D1, दिस वन इज डायोड D2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक। फिर से सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें सेंटर में टैपिंग होती है, इसका मतलब ये सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो किस तरीके से सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर काम करता है, इस चीज को देखने की जरूरत है, ठीक है। सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है, इसका मतलब ये है कि ये टैपिंग बीच में होने का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पर टैपिंग रहेगी, टैपिंग बीच में होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस वी इन लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस माइनस वी इन लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस माइनस वी। मतलब सेम वोल्टेज विल बी डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, एक तरीके से पैरेलल सर्किट बन गया है, ठीक। टैपिंग के नाते यहाँ पर क्या हो गया है, एक पैरेलल सर्किट बन गया है, ठीक। प्लस माइनस दो बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले किसके लिए एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस के लिए एनालिसिस करेंगे कि भैया फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा, ठीक है। हाउ डज द सर्किट विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि एसी एनालिसिस में हम लोग को यही देखना होता है कि भाई सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है,
ठीक है ना। तो लिखेंगे इन फॉरवर्ड बायस, इन सॉरी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, नॉट फॉरवर्ड बायस, वेरी सॉरी, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब जो भी साइनोसॉइडल सिग्नल इनपुट पे आएगा वो एसी सिग्नल होगा। जब वो इनपुट एसी सिग्नल होगा तो उसके पास दो तरीके के साइकिल्स होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ठीक है, तो जो भी स्टडी हम करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी वोल्टेज यहाँ पर अगर इस तरीके से सेंटर टैपिंग हमने कर दी है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमने सेंटर टैपिंग कर दी है, ठीक, तो ये देखिए जो वोल्टेज यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक, और ये देखिए लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये बताइए डायोड D1 किस तरीके से काम करेगा और डायोड D2 किस तरीके से काम करेगा। इन तीनों को हम, इन दोनों का वर्किंग हमें देखना है कि हाउ डायोड D1 विल वर्क एंड हाउ डायोड D2 विल वर्क। ठीक है ना, दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2, हाउ डायोड D1 विल वर्क एंड हाउ डायोड D2 विल वर्क। एक्सक्यूज मी, हाउ डायोड D1 विल वर्क एंड हाउ डायोड D2 विल वर्क। ठीक है, इस चीज को देखना है, डायोड D1 किस तरीके से काम करे, और ये यहाँ पर लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो देखिए डायोड D1 का देखिए डायोड D1 में यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पर देखिए, जो भी वोल्टेज होगा Vin वो यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पर निगेटिव, तो मतलब P वाले पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, N वाले पे निगेटिव, मतलब यहाँ पर P वाले पे पॉजिटिव, N वाले पे निगेटिव, मतलब डायोड D1 का जो प्रोडिक्शन है वो किस में जाएगा, दिस डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस। और ऑब्वियसली हम डायोड को एज्यूम कर रहे हैं कि हियर डायोड इज एन आइडियल डायोड, then so this diode will be replaced by short circuit। ओके, फिर डायोड D2 पे आते हैं। डायोड D2 के केस में देखिए क्या होगा, डायोड D2 सिमिलरली, डायोड D2 को भी हम लोगों ने बना लिया। डायोड D2 में ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये P टर्मिनल है, दिस पर्टिकुलर टर्मिनल इज P एंड दिस पर्टिकुलर टर्मिनल इज N। ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। P टर्मिनल बताइए किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। N टर्मिनल बताइए किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो P टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, N टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर डायोड किस में काम करेगा, दिस पर्टिकुलर डायोड विल वर्क इन रिवर्स बायस। ओके, ये पर्टिकुलर डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस में काम करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो ये डायोड D1 है वो किससे रिप्लेस करना होगा, हमें ये डायोड D1 रिप्लेस करना होगा शॉर्ट सर्किट से, बिकॉज ये किस में वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने कहा कि D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, D1 फॉरवर्ड बायस है, इसलिए हम लोग इसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है ना, सिमिलरली आपका ये जो D2 है वो किसकी तरह से काम कर रहा है, डायोड D2 इज वर्किंग एज, डायोड D2 is working as, डायोड D2 is working in reverse bias। डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस में काम कर रहा है। ठीक है, सो ये किससे रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय अ ओपन सर्किट, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय अ ओपन सर्किट। D2 जो होगा वो किससे रिप्लेस होगा, D2 विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ठीक है, डायोड D2 ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए डायोड D ये हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पर जो लोड होगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे RL ऐसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस RL, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल लेंगे, यहाँ पर निगेटिव वाला टर्मिनल लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरीके से यहाँ पर आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर निगेटिव लेंगे। अगर आप उल्टा ले लेते हैं तो आपको जस्ट उल्टा वेव फॉर्म मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, जिसका मतलब प्लस माइनस अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं तो देखिए माइनस से प्लस गए और प्लस से माइनस आए, अगर आप इसमें KVL लगा दीजिए तो यहाँ पर देखिए V इनपुट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, VL है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा दीजिए अगर आप, तो यहाँ पर बताइए प्लस माइनस यहाँ पर क्या है, आपका V इनपुट है, ठीक है ना, और VL है, और फिलहाल के लिए डायोड किस तरीके से, ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो माइनस से प्लस गए V इनपुट और प्लस से माइनस आया V आउटपुट VL, तो यहाँ पर V इनपुट इज इक्वल्स टू VL आ जाएगा। अप्लाइंग KVL इन लूप, अगर आप यहाँ पर KVL लूप लगाएंगे यहाँ पर तो आपका VL इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V इनपुट आएगा, या फिर आप V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V आउटपुट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं V इनपुट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कहाँ गए, यहाँ पर आप माइनस से प्लस गए और फिर यहाँ पर आप क्या है, प्लस से माइनस आए लोड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपका डायोड D1 किस में है, डायोड D1 आपका किस में है,
फॉरवर्ड बायस में है और D2 किस में है, डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो फिर मैं ये सारी चीजें इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सी साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, जो हम लोग साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सी साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं, अब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें मिल गया कि इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी इनपुट, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी इनपुट, ये हमें मिल गया। ठीक, ओके। अब इसके बाद देखिए इन नेगेटिव हाफ साइकिल, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए इन नेगेटिव हाफ साइकिल दिस पर्टिकुलर देखिए यहाँ पर जो भी वोल्टेज लगेगा वो निगेटिव में लगेगा, मतलब प्लस से माइनस भले ही यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भले ही प्लस से माइनस आ रहा है, लेकिन जो भी वोल्टेज आएगा वो निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने का मतलब ये है कि पी वाले पे जो भी वोल्टेज लगेगा वो कैसा लगेगा, निगेटिव लगेगा, एन वाले पे जो भी वोल्टेज लगेगा वो कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। इसका मतलब डायोड D1 किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बताइए किस में रहेगा, ये D2 देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर निगेटिव रहेगा, लेकिन चूंकि वोल्टेज निगेटिव में है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर D2 वाले पर यहाँ पर वोल्टेज कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, और यहाँ पर कैसा वोल्टेज लगेगा, निगेटिव, मतलब ये वाला डायोड किस में रहेगा, दिस पर्टिकुलर डायोड जो कि पहले रिवर्स बायस में था वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। इसका मतलब ये है कि निगेटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में ये पर्टिकुलर जो डायोड होगा D1, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो डायोड होगा आपका D1, ठीक है, इन निगेटिव हाफ साइकिल, इन निगेटिव हाफ साइकिल आपका ये जो डायोड D1 है, ठीक, ये डायोड जो आपका D1 है, ठीक, डायोड D1 जो है, ठीक, ये देखिए डायोड D1 है, ठीक, और D1 पे देखिए पॉजिटिव, ये P टर्मिनल पे आपका कैसा वोल्टेज लग रहा है, N टर्मिनल पे कैसा वोल्टेज लग रहा है, P वाले पर आपका निगेटिव वोल्टेज लग रहा है, और N वाले पर बताइए कैसा वोल्टेज लग रहा है, N वाले पर आपका पॉजिटिव वोल्टेज लग रहा है, इसलिए ये किस में होगा, दिस विल बी इन रिवर्स बायस, और ये चूंकि ये रिवर्स बायस में होगा तो कैसे रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, ठीक है। और वैसे ही डायोड D2 में आइए, डायोड D2, डायोड D2 में देखिए क्या होगा, डायोड D2 में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये P टर्मिनल है और ये कौन सा है, ये N टर्मिनल है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये डायोड किस में रहेगा, दिस पर्टिकुलर डायोड विल रिमेन इन फॉरवर्ड बायस, मतलब ये आप इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जो अगर आप इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट अब बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर टैब ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेंटर टैब ट्रांसफार्मर के साथ, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए किस में रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, और ये बताइए किससे रिप्लेस होगा, ये दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये आपका क्या है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है ना, RL है, ये देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस होता है और यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वोल्टेज कैसा आया, V इनपुट, तो प्लस से माइनस, अगर आप नीचे वाले में अगर अब आप KVL लगाएंगे, देखिए अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक, अब ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया है और ये आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर अब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, जो भी करंट फ्लो करेगी वो यहाँ फ्लो करेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ करंट फ्लो करिए तो प्लस से माइनस आप यहाँ पर V इनपुट गए, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस से माइनस V आउटपुट गए, चूंकि दोनों देखिए केवीएल लगाइए, प्लस से माइनस यहाँ आए और यहाँ भी प्लस से माइनस आए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में V आउटपुट प्लस V इनपुट दोनों एक साइड रहेगा, विल बी इक्वल टू 0, या फिर आप ये कह सकते हैं कि V आउटपुट विल बी इक्वल टू, या फिर V लोड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V इनपुट, मतलब यहाँ पर जो भी V आउटपुट आएगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ V इनपुट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निगेटिव हाफ साइकिल में जो भी लोड वोल्टेज आता है वो इनपुट वोल्टेज का जस्ट रिवर्स होता है या फिर निगेटिव में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आपको पता है,
ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिखाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, आउटपुट वोल्टेज दिखाएंगे। दिस इज टाइम टी, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सिमिलरली लोअर हाफ इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ये डॉटेड से है, डॉटेड से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, ये पर्टिकुलर नेगेटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा एंड सिमिलरली इसके नीचे वाला यहाँ वाला वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ओके, तो इस पर्टिकुलर में पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका D1 किस में था साहब, D1 आपका था फॉरवर्ड बायस में, और D2 बताइए किस में था, D2 आपका था रिवर्स बायस में, ठीक है ना। D1 फॉरवर्ड बायस में था, D2 रिवर्स बायस में था, और V आउटपुट की वैल्यू किसके इक्वल थी, V आउटपुट की वैल्यू V इनपुट के इक्वल थी, ठीक है। वहीं यहाँ पर D1 बताइए किस में था, यहाँ पर D1 था रिवर्स बायस में, ठीक है। और D2 बताइए किस में था, D2 यहाँ पर था फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और यहाँ पर वी आउटपुट की वैल्यू बताइए किसके इक्वल थी, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी इनपुट था, ठीक। यहाँ पर बताइए क्या था, D1 आपका था फॉरवर्ड बायस में, वही चुकी फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और D2 बताइए यहाँ पर क्या था, D2 आपका रिवर्स बायस में था, ठीक है ना। और वी आउटपुट की वैल्यू क्या थी, वी आउटपुट की वैल्यू वी इनपुट के इक्वल थी, इक्वल टू वी इनपुट थी। और सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये इस तरीके से जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में एज इट इज आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में चूंकि वी आउटपुट वी इनपुट का माइनस है, मतलब ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब ये है कि ये भी इस तरीके से हो जाएगा। फिर पॉजिटिव वाला तो एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पर वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट है। और फिर ऐसे ही निगेटिव वाले में क्या है, जो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस वी इनपुट हो जाता है। इसका मतलब ये वाला साइकिल माइनस वी इनपुट मतलब रिवर्स हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर अगर माइनस होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ वैल्यू -2 रही होगी तो -2 इंटू माइनस इक्वल्स टू +2 हो जाएगी। अगर वैल्यू -3 रही होगी तो -3 इंटू माइनस विल बिकम +3। मतलब जो भी निगेटिव में होगा वो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर टैब फुल वेव रेक्टिफायर में अगर ये इनपुट वेव फॉर्म है तो आउटपुट वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में बचता है एक और काइंड, वन अनदर काइंड ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट अभी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये है, दिस इज अ ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। तो ब्रिज रेक्टिफायर देखिए किस तरीके से बनता है, इसे मैं पहले बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ये आपका है, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो ब्रिज रेक्टिफायर के दो बेनिफिट होते हैं, एक तो इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, और दूसरा मतलब सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से काम चल जाता है, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कम होता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या होता है वो। तो चार डायोड को फिट करने के लिए मैं यहाँ पे स्लॉट बना ले रहा हूँ, ठीक है। चार डायोड्स फिट होंगे, D1 D2 D3 D4, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होगा RL,
रोड डिस्टेंस होगा आर एल, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए यहां से स्टार्ट करिए, डायोड D1 इस तरीके से रहेगा और ठीक इसके सामने वाला डायोड D3 भी एज इट इज ही रहेगा, D3, ठीक। D2 जस्ट इसके अपोजिट में रहेगा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, और ये रहेगा